नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। आज मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से ओरिजिनल चाहिए, कौन कौन से फ़ोटोकॉपी चाहिए, और साथ साथ में आपको मैं पूरा जो आपका प्रोसीजर होगा रिज़ल्ट आने के बाद से लेकर आपके एडमिशन होने तक, वहाँ तक का पूरा मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस बता दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको हर एक नेसेसरी स्टेप लेना है। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा बुलेटिन में। आप देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 116 में आपको दिया होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। तो मैं आपको इसको पूरी चीज़ें बता दूंगा आपको। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड या वेट लिस्टेड शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू अ कॉल लेटर। ये देखिए आपको लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स जो कि सेलेक्टेड हैं या वेट लिस्टेड हैं वो इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे थ्रू अ कॉल लेटर। अब एक कॉल लेटर क्या होता है, देखिए कॉल लेटर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपको एक पीडीएफ टाइप में आपको मिलेगी, जो कि आपको अपने पोर्टल से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो पोर्टल कहाँ पे होगा, या तो ये BHU UET के द्वारा मतलब जो NTA वाली वेबसाइट है उससे करवाएंगे, या तो BHU ऑनलाइन से करवाएंगे। ठीक, तो जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जहाँ पर भी होगा वहीं पर आपका पोर्टल बनेगा, वहीं पर आपका कॉल लेटर आएगा। ठीक, और वहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो अब करना क्या है, जिन लोग का सिलेक्शन होगा, जिसका मतलब सिलेक्टेड होगा या जिसको वेट लिस्टेड के लिए बोला जाएगा कि आप रुक जाइए, आपका हो सकता है बाद में चांस बने, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं एडमिशन मतलब काउंसलिंग कराने के बाद भी सीट छोड़ देते हैं। ठीक, तो उस वजह से जो वेट लिस्टेड होते हैं उनमें उनकी संभावना बनती है कि हाँ उनको सीट मिल जाए। ठीक, तो आपको ये सब मिलेगा और ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर होगा, मतलब PDF के फॉर्मेट में ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ये आपको मतलब कोई पोस्ट वगैरह से नहीं मिलेगा। ठीक, अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। आप देखिए, पहली बात तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, TC। अब TC केस की अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो 1 साल ड्रॉप लिया है और हमारे जो कॉलेज वालों दूसरे कॉलेज था उसने TC हमारी ले ली है, तो अब हम क्या करें। अब स्कूल तो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी है कि आपको वो TC प्रोवाइड करे। ठीक, तो उसको कॉलेज से आप TC मांगिए और वो कॉलेज वाले आपको TC देंगे। ठीक है, और बाकी जो स्कूल वाले हैं उनको तो आपको TC मिली ही होगी। ठीक, अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो माइग्रेशन देखिए यूपी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और बाकी बोर्ड्स में मिलता है। तो जिसके में मिलता है उसको मतलब देना है और जिसके में नहीं मिलता है उसमें नहीं देना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है टू बी सबमिटेड नॉट, चलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेशन के बारे में कि इफ़ इशूड बाय द बोर्ड, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, और थर्ड क्या है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब वो हो गया हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब ये हो गया कि जिसमें आपके ग्रेड्स लिखे होते हैं। ग्रेड्स का मतलब समझ में आया, जिसमें A लिखा होता है, B लिखा होता है, C, वो वाली बात कर रही हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपको इंटरमीडिएट +2 सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपके 12th के ग्रेड्स लिखे होंगे। मतलब आपको जैसे ICSE बोर्ड में है तो 1 2 3 करके ग्रेडिंग दी जाती है, CBSE वगैरह है तो उसमें शायद ABC में लिखा होगा। तो जैसे जिसमें आपको ग्रेड्स लिखा हो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। 5वें नंबर पे आप बता रहे हैं कि मार्कशीट्स ऑफ हाई स्कूल या इक्विवेलेंट। मार्कशीट मतलब जिसमें आपके नंबर लिखे हो, मार्क्स लिखे हो कि आपके मैथ्स में इतने आए हैं, फिजिक्स में इतने आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 12th का ही है, तो आपको 2 बार मतलब 2 सेट जमा करने होते हैं, इसलिए आपको मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, UET एडमिट कार्ड इशूड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, तो आपको ये UET एडमिट कार्ड क्या है, UET एडमिट कार्ड जो अगर आप वहाँ जब जाएंगे, आप अगर यही काउंसलिंग घर से ही होती है आपकी मतलब ऑनलाइन होती है, वैसे तो दोनों मोड में ही प्रस्तावित होगी इस बार भी। ठीक, तो आपको एक एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि हाँ आप एडमिट करे जा चुके हैं। ठीक है, और उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको। और UET का एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम देकर आए हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, SC ST OBC सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच रिजर्व्ड कोटा इज क्लेम्ड। अगर आप किसी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप मान लीजिए OBC कैटेगरी में है, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप सही समय पर इसको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, और सर्टिफिकेट जो होगा ये आपका OBC ST ST अगर आपके पास स्टेट वाला बना रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट वाला मान्य होता है। और अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो आप सेंट्रल वाला बनवाइएगा। ठीक,
अब 9th में क्या कह रहा है, 9 पॉइंट में देखिए कह रहा है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर स्पोर्ट्स सीट। मतलब अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपको सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं आपके, मतलब नेशनल के हो गया, जोनल, इंटर जोनल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट का तो वैसे नहीं माना जाता है, तो जो भी ऐसे हैं तो उनके लिए आपको सीट के लिए मतलब जो आपको सर्टिफिकेट है नेसेसरी जो भी आपको दिए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको स्पोर्ट्स सीट का लाभ मिलेगा। ठीक, तो स्पोर्ट्स सीट के लिए आपके पास ये सब जरूरी है। अब स्पोर्ट्स सीट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है कि कौन से सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, कौन से लेवल के मान्य होते हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब 10th पॉइंट में क्या कह रहा है, 10th पॉइंट में कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अ सन ऑफ परमानेंट इन सर्विस एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय वार्ड की बात की जा रही है। ठीक, एम्प्लॉय वार्ड मतलब अगर हम मान लीजिए आपके BHU में ही आपके माता पिता या कोई भी है, मतलब आपका माता पिता गार्जियन वही हो गए माता पिता, तो वो अगर काम करते हैं, कोई एम्प्लॉय है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है और एम्प्लॉय वार्ड का बहुत ही कम जाता है कट ऑफ। ठीक, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव दे इन पोजीशन ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज हाई स्कूल मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स इफ रिक्वायर्ड। मतलब यही है कि सब ओरिजिनल में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लें कि आपके ने मान लीजिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कॉल लेटर भी आ जाता है, तो आपको एडमिशन प्रोसीजर कैसे अपनाना होगा। तो देखिए एडमिशन प्रोसीजर में ये सब चीज़ें आपके लिए फालतू हैं, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ढंग की नहीं मिलेगी लिखी हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए साफ साफ शब्दों में कि आपको ईमेल के थ्रू भी आपको जो है कॉल लेटर भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस ईमेल के थ्रू आपको नहीं पहुंच पाता या मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज नहीं जाता कि आपका मतलब कॉल लेटर आ गया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी। आपको चेक करना है रेगुलरली BHU UET NTA वाली वेबसाइट और आपकी साथ में BHU ऑनलाइन वाली वेबसाइट। ठीक है, और पोस्टल डिस्पैच कोई नहीं होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपको पोर्टल पे से ही जाकर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है टेक्निकल रीजंस के लिए नॉन डिलीवरी ऑफ ईमेल्स वही बताया गया। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसीजर आप देखिए, यहाँ पर देखिए काउंसलिंग प्रोसीजर में स्टेप 1 क्या होता है आपका, ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। जैसे ही आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और मुझे लगेगा अब ज़रूरत है कि हाँ मुझे ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री मतलब आपको प्रेफरेंस कैसे भरने हैं और किस बनाम पर भरने हैं, किस क्राइटेरिया को अपना कर भरने हैं और आपको क्या मतलब आपकी क्या सोच होनी चाहिए प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भरते वक्त, उसके लिए वीडियो बनाया जाए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वाला जो ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का वीडियो है वो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म इसमें होता क्या है, देखिए ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में ये होता है कि आप देखिए BHU में अगर आप मैथ्स ऑनर्स ग्रुप में हैं तो आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। मान लीजिए PMS है, PMK है, SMK है। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अगर आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें ऑनर सब्जेक्ट होता है और 2 अदर सब्जेक्ट्स आपके चूज होने होते हैं। तो वो सब आपको चूज करना है और उसका ऑर्डर सेट करना है कि मुझे पहले प्रेफरेंस पे ये चाहिए, दूसरे पे ये, तो उसी को ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कहते हैं। और ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन मोड में आपके पोर्टल पर जाकर आपको जो जहाँ पर भी पोर्टल आपका बनाया जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर जाकर आपको इसको सेट करना होगा आपके प्रेफरेंसेस को कि मुझे पहले SMK चाहिए विद मैथ्स ऑनर्स मान लो, फिर SMK चाहिए विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिर SMK चाहिए स्टैट्स ऑनर्स के साथ। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस करना होगा। ठीक, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ है नोट की गिव योर ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस केयरफुली। देखिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद प्रेफरेंस भरने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आप पोर्टल पर जाइए, अपना प्रेफरेंस भरिए। ठीक, लेकिन वो प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं कब तक, वो प्रेफरेंस मान लीजिए आपने आज भर के मतलब सेव कर दिया, ठीक है, तो रिजल्ट का ऑप्शन रहता है, आप अगली बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक आपका जिस दिन आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है उस दिन तक। ठीक है, मतलब मान लीजिए आज आपकी काउंसलिंग है तो आज ही फाइनल आपका वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले तक आपको प्रेफरेंस एंट्री अपनी भर लेनी है। अगर आपने प्रेफरेंस एंट्री नहीं भरी तो वो लोग ये समझ लेंगे कि
आपको मतलब आप कोई भी सीट में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो जो भी आपको सीट उनके ऊपर बनेगी, मतलब जो बचेगी वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस एंट्री भरनी है, और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में अगर कोई भी कॉलम आप छोड़ देते हैं या कोई भी कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं तो वो समझेंगे कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपको नहीं देंगे, जो भी आपको पहले आपने सेट किए होंगे वो वाले आपको देंगे। अब इसमें लिखा है एक्टिविटी ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, क्या करना है, रीच द काउंसलिंग वेन्यू। अगर आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन दोनों मोड में ही वैसे तो होने वाला है इस बार भी हमें लग रहा है, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन है, अगर आप ऑफलाइन पास में है तो करवा दीजिए पास में जाकर, मतलब वहीं चले जाइए जहाँ पर आपको वेन्यू बताया जाएगा, कॉल लेटर में लिखा होता है ये सब कहाँ आना है आपको क्या है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में आप पोर्टल पे जाइएगा, ठीक है, काउंसलिंग वाले दिन, और वहाँ पर कुछ नहीं होता है, बस आपको जो आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है वो फाइनल सेव कर देना है वहाँ पर, और उसके बाद वो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म चेंज नहीं हो सकता आपका। मतलब अगर आपने SMK विद मैथ्स ऑनर्स पहले लिख दिया है तो उसके बाद आप उसमें SMK विद अगर आप कुछ और भी ऊपर करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा, अब ऑर्डर उसके बाद सेव्ड हो जाएगा एकदम, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखिए अगर ऑफलाइन जाते हैं तो आपको टीचर्स डिस्कस बताएंगे कि किस में क्या फ़ायदा है। वैसे मैंने आपको सब पूरी डिटेल वीडियो बना दी है कि किस तरीके से आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, ठीक। और इफ़ द रिजर्व मेरिटोरियस, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि अगर रिजर्व मेरिटोरियस कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर काउंसलिंग अलॉन्ग विद जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, हिज हर क्लेम ऑन सीट रिजर्व फॉर हिज कैटेगरी शैल रिमेन इंटैक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक रिजर्व मेरिटोरियस कैंडिडेट, मान लीजिए आप SC कैटेगरी से हैं लेकिन आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आई है और आप एक जनरल वाले के साथ काउंसलिंग पे आए हैं, ठीक है। तो आपका जो SC कैटेगरी का वो है रिजर्वेशन का मतलब वेटेज वो आपका इंटैक्ट रहेगा, लेकिन आपको सीट हो सकता है जनरल कोटे में दे दी जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये कोई आपके लिए मतलब दिक्कत नहीं पैदा करेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आप लोग काउंसलिंग में मतलब हो गई आपकी, आपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर दी, आपने सब कुछ करवा लिया, आपने उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद देखिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर का मतलब ये होता है, प्रोविजनल क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक आपने फीस जमा नहीं की होती, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको लेना है वहाँ से, और अगले दिन 4 बजे तक, यहाँ पर 4 PM लिखा हुआ है, वैसे पिछले साल 6 PM तक था, ठीक है। तो वो हो सकता है आगे बढ़ा घटा दे, उससे मतलब नहीं है। तो अगले दिन 4 बजे तक आपको उस काउंसलिंग के नेक्स्ट डे के 4 बजे तक आपको फीस सबमिट करके वो रिसिप्ट आपको देनी है, ठीक है। अपने मतलब जो भी आपका जहाँ पर आपने काउंसलिंग करवाई है, इससे प्रूफ हो जाएगा कि आपने फीस सबमिट कर दी है, आप इस सीट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन मतलब अगर आप करवाएंगे, मैं दोनों मोड में लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कि ऑफलाइन ही करें केवल, क्योंकि अब तो काफ़ी सुधर चुका है माहौल, ठीक, या हो सकता है ऑनलाइन में ही रखें। तो अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ऑनलाइन में पेमेंट कर दी तो उनके पास डायरेक्ट चला जाएगा और उसमें आपको कोई रिसिप्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मोड ऑफ़ पेमेंट जैसे भी होगी, फ़ी, कैश, ऑनलाइन जो भी है, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो आप जानते ही हैं, ऑनलाइन पेमेंट आजकल बहुत चल रहा है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। और एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द काउंसलिंग, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी टू द काउंसलिंग सेंटर लेटेस्ट बाय 4 PM ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब समझ रहे हैं आप कि आपने आज काउंसलिंग कराई तो कल आपको 4 बजे तक आपको अपना प्रूफ देना है कि अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना प्रूफ देना है कि आपने फीस सबमिट कर दी और इस सीट में इंटरेस्टेड है, ठीक। और आफ्टर ईच डे ऑफ द काउंसलिंग और फी पेमेंट डेडलाइन, कंप्यूटराइज्ड अलॉटमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सीट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट विल बी डन। मतलब मान लीजिए आज के दिन काउंसलिंग हुई, क्योंकि काउंसलिंग कई चरणों में होती है, ठीक है। पहले आपका फर्स्ट कट ऑफ आती है, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई रहती है, ठीक, नॉर्मल जो एंड कट ऑफ वाली होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए होते हैं केवल उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो वो लोग उनमें से कोई मान लीजिए रह जाता है, तो ऐसा में क्या होता है, वो सीट बच जाती है, तो अगले जो कट ऑफ निकालने से पहले वो लोग पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं पुराना वाला, ठीक। तो ये सब रहता है। बाकी आपका अगर अभी तक कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बना है, जो भी मैंने अभी आप तक बताया है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट को देखिए बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपका एडमिशन उस समय रुक सकता है, ठीक है। और बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको 100 पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे, आपके टोटल होंगे, और उसमें से 80 पॉइंट्स जो होंगे वो आपके यूईटी इंडेक्स यानी जो आपके मार्क्स आए होंगे, और 20 पॉइंट्स क्या होंगे आपके कितनी डिस्टेंस है आपकी होम की, मतलब जो भी आपने एड्रेस दे रखा होगा, जो आपके उसमें लिखा होगा
ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में या जो भी आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे ऐसी आइडेंटिटी, उसमें एड्रेस लिखा होगा, तो वहाँ से आपका मैच किया जाएगा कितना डिस्टेंस है, और आपसे भरवाया भी जाएगा कि आप कितना बता रहे हैं, ठीक है। तो वो सब देखा जाता है। हॉस्टल के लिए चलिए परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि हॉस्टल बात की बात है, पहले तो आपको एडमिशन तक देखना है, ठीक। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप उसको ज़रूर मुहैया करवा लीजिए। और अगर आप SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आप सेंट्रल वाला बनवाइएगा, और अगर आपके पास है स्टेट वाला तो कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाता है, ठीक है। कहते हैं लोग कि सेंट्रल वाला ही मान्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो स्टेट वाला ही लगाया था, बहुत बच्चों ने स्टेट वाला लगाया था, सब स्टेट वाला ही ज़्यादातर लगवाते हैं और बनवाते भी हैं, ठीक है, और वो बन जाता है, ठीक। तो आप सेंट्रल वाला अगर बनवाने जा रहे हैं तो सेंट्रल वाला बनवाइएगा, और अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।